माँ जा बाबूजी से कह दे पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटने की तैयारी कर ले। माँ जा बाबूजी से कह दे पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटने की तैयारी कर ले, क्योंकि इस बार का टॉपर तेरा ही बेटा बनने वाला है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 10 मैथ चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से संबंधित टॉप 20 प्लस वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे जो आपके मैट्रिक एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसके पहले हम चैप्टर 1 चैप्टर 2 को विथ कॉन्सेप्ट के साथ ऑब्जेक्टिव करवा चुके हैं। आज की वीडियो में देखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को, साथ में बेसिक पॉइंट। दोस्तों, आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आने को है, इसीलिए हम भी आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए रेडी हैं। देखिए आज का क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट, फिर बाद में हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को। दोस्तों, चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसके सभी बेसिक पॉइंट को देख लेते हैं। दोस्तों, ये तो सिंपल सी बात है कि दो मतलब दो होता है। चर राशि किसे कहते हैं? तो दोस्तों, चर राशि कहते हैं ABCD ... XYZ, यानी चर राशि कहते हैं जो आपके वर्णमाला होते हैं, अल्फ़ाबेट होते हैं A to Z, इन्हें कहते हैं चर राशि। नेक्स्ट पॉइंट है अचर राशि किसे कहते हैं? दोस्तों, जो गिनती की संख्या होती है उन्हें हम अचर राशि कहते हैं। ये अनंत होती है, लेकिन चर राशि 26 होते हैं, 26 होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को देखिए। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है रैखिक समीकरण। ऊपर बात हुआ है रैखिक का, दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसीलिए यहाँ पे हम रैखिक का अर्थ बता रहे हैं। रैखिक का क्या अर्थ होता है? तो दोस्तों, रैखिक समीकरण उसे कहते हैं जिसका घात एक होता है, अर्थात एक घात वाला को रैखिक कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है समीकरण। समीकरण किसे कहते हैं? दो पद के बीच जब बराबर का चिन्ह हो तो वो समीकरण हो जाता है। जैसे कोई पद हम ले लेते हैं x और बराबर में यहाँ लिख देते हैं 4, तो ये एक समीकरण हो गया। एक पद x हो गया, दूसरा पद 4 हो गया, बीच में बराबर का चिन्ह हो गया, तो ये समीकरण हो गया। नेक्स्ट पॉइंट को देखिए। बहुत ही सरल बातों को हम यहाँ पे सरल तरीके से लिख दिए हैं। युग्म। युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा या सम। युग्म मतलब क्या होता है? पेयर, जोड़ा। आगे देखिए, अब दो चर वाले रैखिक समीकरण कैसे बनेंगे? दोस्तों, दो चर वाले रैखिक समीकरण का उदाहरण देखिए। दोस्तों, यहाँ पर है पहला समीकरण कि x + y = 4। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए x और y दो चर हैं और बराबर हैं, और इधर 4 हैं, तो ये दो चर हैं और बराबर का चिन्ह है, तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण हो गए। और इसका घात कितना है? घात 1 है, इसलिए ये रैखिक समीकरण हो गया। उसी तरीके से यहाँ पे है 4x - y = 6, तो ये भी रैखिक समीकरण है। इसका अधिकतम घात यानी पावर 1 है, तो ये हो गया रैखिक समीकरण। आगे देखिए, आगे है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं? तो दोस्तों, युग्म का मतलब क्या होता है? पेयर। अभी हम आपको बताएं, जोड़ा होना चाहिए, यानी दो समीकरण बनेंगे इसमें। देखिए 4x + 2y = 5 है, आगे है x + 5y = 4 है, तो ये दो समीकरण है, तो इन दोनों समीकरण को युग्म कहेंगे। और इसमें दो चर राशि है और घात 1 है, तो ये हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। आपको समझ में आ गया होगा। और कुछ बात हम आपको बता देना चाहते हैं जो आपको ऑब्जेक्टिव बनाने में मदद करेगा। दोस्तों, जो समीकरण एक है उसमें हमारा होता है क्या? ABC। इसको इस तरीके से पढ़ेंगे ABC। और जो समीकरण 2 है इसमें भी पढ़ेंगे ABC, ठीक है। लेकिन समीकरण जो 1 है, तो 1 में पढ़ेंगे ABC, लेकिन पढ़ेंगे इसको कैसे? A1 B1 C1। और समीकरण 2 में पढ़ेंगे A2 B2 C2। बस इतना याद रखना है, जिसे हम नीचे लिख भी दिए हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप क्या होता है? तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे क्या है, आपका XY फिक्स रहेगा, XY का गुणांक बदलते रहेगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे AX + BY + C = 0, समीकरण 1 हो गया। आगे है A2X + B2Y + C2 = 0, ये भी हो गया आपका समीकरण। अब यहाँ से देखना है
कि जो समीकरण 1 है इसमें A1 B1 C1 है, और जो समीकरण 2 है इसमें है A2 B2 C2 है, और कुछ नहीं है। अब इसी के आधार पे आप जो ऊपर में समीकरण दिख रहा है उसमें A1 का मान कितना होगा बताइए। A1 का मान जो x के बगल में है, समीकरण 1 में जो x के बगल में है वो हो जाएगा आपका A1, और जो y के बगल में ये हो जाएगा B1, और जो यहाँ पे दिया हुआ ये हो जाएगा C1। बराबर के बाद या बराबर के इस पार में हो तो वो C1 हो जाएगा। उसी तरीके से समीकरण 2 में देखिए, समीकरण 2 में देखिए ये x है, x का गुणांक क्या है तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो ये हो जाएगा A2, क्योंकि समीकरण 2 है तो यहाँ हो जाएगा A2, और यहाँ y के बगल में जो 5 है, y का गुणांक 5, ये हो जाएगा B2, और यहाँ जो 4 है ये हो जाएगा C2। समझ में आ गया होगा A1 B1 C1 A2 B2 C2 कैसे निकाला जाता है। और एक बात ध्यान दीजिएगा, जो A1 और A2 जो होता है, A1 और A2 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी A1 और A2 के जगह 0 नहीं होना चाहिए। यदि 0 होगा तो फिर ये दो चर वाला रेखिक समीकरण कैसे होगा। मान लीजिए A1 के जगह हम रख देंगे 0, तो 0 गुना x क्या होगा, 0 हो जाएगा। जब ये 0 बन जाएगा तो फिर एक ही चर राशि बचेगा ना, तो ये दो चर वाले कहाँ से होंगे, तो A1 और A2 के जगह 0 नहीं होना चाहिए, इसको याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधियां। तो दोस्तों दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधियां कितनी है, तो दोस्तों 4 विधि है। ग्राफ विधि है, प्रतिस्थापन विधि है, विलोपन विधि है, वर्ज गुणन विधि है। दोस्तों इन चारों विधि से कैसे हल किया जाता है दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म को, हम एक वीडियो आपको बना दिए हैं, आप वहां से जाकर इन विधि को समझ सकते हैं। अभी तो हम देखेंगे सिर्फ ऑब्जेक्टिव की, इसका ऑब्जेक्टिव कैसे सोल्व किया जाएगा। बाकी नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रेखिक समीकरण युग्म को हल करने की मुख्य 3 बीजगणित विधि है। यानी एक तो ग्राफ है, ग्राफ को यदि छोड़ दिया जाए तो मुख्य 3 होता है, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वर्ज गुणन विधि। ये तीनों विधि से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं मेन पॉइंट जहां से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं और जहां से ऑब्जेक्टिव बनते हैं। ये देखिए शर्त, आपको शर्त क्या है इन पे ध्यान दीजिएगा। पॉइंट बनाकर हम हर एक बात को नोट किए हैं। देखिए A1 बटा A2 बराबर नहीं B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। यानी इस रूप में यदि कोई समीकरण आ रहा है तो उनके साथ क्या क्या होने जा रहा है। दोस्तों ये A1 A2 B1 B2 C1 C2 कहाँ से आया, हम अभी पीछे आपको बताए थे। तो दोस्तों यदि इस पर बैठ जाए, ठीक है, यानी A1 B1 के बराबर नहीं हो और A2 B2 के बराबर नहीं हो, तब क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा जो रेखा होगा, रेखा प्रतिच्छेदी होगा ग्राफ में। जो ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ में जो रेखा होगा वो रेखा क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा, यानी कुछ इस प्रकार से लाइन बनेगी। नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, हलों की संख्या। जब ऐसे समीकरण होंगे तो हलों की संख्या कितनी होगी, तो दोस्तों एक हल होगा जिसे अद्वितीय हल भी कहा जाता है। हलों की संख्या 1 होगा। नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, अन्य नाम। इसका अन्य नाम क्या होगा, तो ये संगत इन्हें कहते हैं और अविरोधी कहते हैं। याद रहे किस पे बैठना चाहिए, A1 बटा A2 बराबर नहीं B1 बटा B2। जैसे हम एक समीकरण लेते हैं, जैसे लिख दिए 6x प्लस 2y और बराबर लिख दिए 4, और एक दूसरा समीकरण ले लिए 2x प्लस 3y बराबर लिख दिए 5। ये 2 समीकरण है। अब हमें बताना है कि इसके कितने हल होंगे, रेखा कैसा होगा, उसके बाद इसका अन्य नाम क्या है, इस तरीके से। तो हम कैसे लिखेंगे, तो दोस्तों ये ऊपर वाला समीकरण 1 हो जाएगा, नीचे वाला समीकरण 2 हो जाएगा। ऊपर में देखिए A1 B1 C1 लिखा हुआ है, तो ऊपर में लिखना A1 अर्थात 6, तो दोस्तों 6 हो गया। अब बटे में लिखेंगे A2, यानी A2 बटे में आ जाएगा क्या, 2 आ जाएगा, तो 6 बटा 2 बराबर का चिन्ह देना है। उसके बाद लिखना है B1 बटे B2, B हो जाएगा यहाँ दूसरा वाला समीकरण 1 में, तो B1 का मान हो जाएगा 2। उसके बाद B2 का मान नीचे वाला हो जाएगा यानी 3। तो दोस्तों बताइए 6 बटा 2 और 2 बटा 3 क्या बराबर है, तो नहीं है, ये बराबर नहीं है, अर्थात इसी पर बैठ गया, यानी इसी शर्त पे बैठ रहा है। तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, इसका एक हल होगा। इसका क्या होगा,
एक हल होगा रेखा प्रतिच्छेदी होगा और अन्य नाम क्या होगा, संगत और अविरोधी होगा। चलिए इसी तरीके से अब आपको यहाँ पे देखना है, हम एक सवाल रख करके समझा दिए, अब उसी तरीके से आपको हर एक पॉइंट को समझ जाना है। अब देखिए क्या A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 यानी तीनों बराबर हो जाए। जब तीनों बराबर हो जाए तो क्या क्या होगा, तो दोस्तों रेखा हो जाएगा संपाती। रेखा कैसा होगा, तो रेखा होगा संपाती। संपाती रेखा का मतलब क्या होता है, रेखा के ऊपर रेखा, जैसे एक रेखा ये है, एक रेखा इसी के ऊपर है, तो ये हो जाता है संपाती रेखा। तो दोस्तों रेखा होगा संपाती। आगे है हलों की संख्या कितनी होगी, जब ये तीनों पद बराबर हो जाएगा तो हलों की संख्या कितनी होगी, हलों की संख्या अनंत होगी। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इसका अन्य नाम क्या होगा, तो दोस्तों इसे कहेंगे संगत और आश्रित। अब एक सवाल लेते हैं जिसमें कि तीनों बराबर हो जाए। जैसे देखिए हम ले लेते हैं 2x प्लस लिख देते हैं यहाँ पे 4y और बराबर यहाँ पे लिख देते हैं 5, ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं 4x प्लस ले लेते हैं 8y, उसके बाद ले लेते हैं आपका 10 ले लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए ये हो जाएगा A1/A2 यानी 2/4 होगा, उसका 4/8 होगा और 5 क्या होगा, 5/10 होगा। अब यहाँ से क्या होगा, ये कट जाएगा, ये 2/4 है ये हो जाएगा 1/2 कट करके, उसके बाद ये भी कट जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा और ये 5 से 10 भी कट जाएगा, ये भी 1/2 हो जाएगा। यानी तीनों बराबर हुआ कि नहीं, तीनों बराबर हो गया, तो यानी ये इसी कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो इसका जो अगर एग्जाम में रेखा के बारे में पूछे, रेखा कैसा होगा तो संपाती मार देना है, और हलों की संख्या पूछे तो हल इसका अनंत होगा या इसी को अपरिमित रूप से अनेक हल बोलेंगे, और अन्य नाम पूछे तो ये संगत और आश्रित होगा। चलिए एक पॉइंट और है, उन्हें आप देख लीजिए, उसके बाद फिर हम आएंगे ऑब्जेक्टिव पर। अब देखिए अब क्या है कि यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर नहीं है C1/C2, यानी जब लास्ट में बराबर नहीं हो और शुरू का दोनों बराबर हो, ऐसा जब होगा तो क्या क्या होगा, तो रेखा होगा समांतर। रेखा कैसा होगा, समांतर। समांतर रेखा क्या होता है, जो रेखा आपस में कभी ना मिले। आगे हलों की संख्या कितनी होगी, तो इसका कोई हल नहीं होगा, ठीक है। जब इस कंडीशन को फॉलो करेगा दो समीकरण तो उसका कोई हल नहीं होगा। रेखा समांतर होगा। दोस्तों रेखा जब समांतर है, किसी बिंदु पे काट ही नहीं रहा है, तो हल कहाँ से होगा, ठीक है। और अन्य नाम क्या होगा, तो इसे असंगत बोलेंगे और इसको विरोधी बोलेंगे कि इसका कोई हल नहीं है, तो ये विरोधी हो गया। अब ये कैसे कैसे बैठाएंगे, तो अब आपको समझ में आ गया होगा। हम दो समीकरण पीछे आपको समझाएं लेकर के, अब इस पे समीकरण नहीं लेंगे, आपको समझ जाना है कि लास्ट का बराबर नहीं होगा। यदि हम बताना चाहें तो चलिए बता ही देते हैं आपको। जैसे एक समीकरण लेते हैं क्या, 2x ले लेते हैं, ठीक है। अब प्लस ले लेते हैं क्या, 3y ले लेते हैं, ठीक है। और ले लेते हैं बराबर में यहाँ पे क्या ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं, और यहाँ पे ले लेते हैं 4x समीकरण 2 में, और प्लस यहाँ पे ले लेते हैं 6y, ठीक है, बराबर यहाँ पे ले लेते हैं 7। इस तरीके से अब आपको बैठाना क्या है, बस ऊपर वाला समीकरण में A1 हो जाएगा, नीचे वाला में A2 हो जाएगा, तो ये सिंपल हो जाएगा 2/4, 3/6 और ये 10/7 हो जाएगा। तो इसको काटेंगे तो 1/2 होगा, ठीक है, 1/2 बराबर जब यहाँ पे आप काटेंगे ये 3 से 6 भी कट जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या 1/2। तो ये दोनों तो बराबर हो गया, लेकिन आगे देखिए ये तो कटेगा नहीं, तो ये 10 क्या होगा 7 होगा, यानी ये दोनों बराबर नहीं हुआ। तो दोस्तों ये इस कंडीशन को फॉलो किया, तो ये इसी कंडीशन को फॉलो कर रहा है। ऐसे स्थिति में हम क्या करेंगे, तो ऐसे स्थिति में हम कहेंगे कि रेखा समांतर होगी और हलों की संख्या कोई हल नहीं होगा और अन्य नाम असंगत विरोधी होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न को। बेसिक आपको समझा चुके हैं, अब आते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न पे। पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है एक रेखिक समीकरण का घात होगा। दोस्तों एक रेखिक समीकरण का घात कितना होता है, अभी हम आपको बेसिक में समझाए थे कि रेखिक का मतलब ही क्या होता है, एक होता है, जिसका घात एक हो, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यदि आप वीडियो को ध्यान से देखे होंगे तो आप हर एक क्वेश्चन को कर देंगे। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है युगपत समीकरण, यानी दो समीकरण युग्म जो दिया हुआ है, एक समीकरण ये स्टार्टिंग वाला है और एक यहाँ समीकरण है, इन दोनों समीकरण में बोलता है निकाय है, यानी इसका कितना हल होगा, ये कैसा होगा, असंगत होगा, अद्वितीय होगा,
या इनका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो इसको कैसे जानेंगे, तो आपको क्या करना है, यहाँ से लेना है, ये हो जाएगा A1 B1 C1 और इसमें दूसरा समीकरण होगा A2 B2 C2। तो यहाँ लिखेंगे 2 बटा में क्या लिखना है, A1 लिखे, यहाँ से लेना है 4 बटा में 4 हो गया बराबर, यहाँ से लेना है B1 यानी B1 हो गया 3 बटे B2 कितना हो गया 6 बराबर, यहाँ समीकरण 1 से लेना है C1 तो 5 अब बटे में यहाँ क्या है C2 9। अब आपको तुलना करना है क्या ये आपस में बराबर है। देखिए इसको काटेंगे तो 1/2 होगा, इसको काटेंगे 1/2 होगा, यानी ये दोनों बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है। तो दोस्तों ये हो गया, ऐसे कंडीशन में क्या होता है, समांतर होता है। अभी हम आपको बताए थे जस्ट ये समांतर होगा। तो समांतर होने की स्थिति में क्या होता है बताइए, जब समांतर होता है तो ये इसका कोई हल नहीं होता है और इसे हम कहते हैं असंगत। तो ऑप्शन ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है के किस मान के लिए समीकरण x + 2y = 7 तथा 2x + ky = 14 संपाती होगा। यानी आपको बोला है के का मान क्या होगा और ये क्या बोला है, संपाती होगा। संपाती में क्या होता है, तीनों बराबर होता है। तो चलिए यहाँ पे A1 का मान कितना है, 1 है, कुछ नहीं तो 1 है बटा, और यहाँ पे A2 का मान कितना है 2, तो 1/2 हो गया बराबर। आगे देखिए यहाँ पे B1 का मान कितना होगा 2 होगा और B2 का मान कितना होगा, यहाँ पे K होगा। ठीक है, अब इसी को हल करना है, आपका K का मान निकल जाएगा। संपाती में क्या होता है, दोनों बराबर होता है ना। चलिए K × 1 K हो जाएगा और 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी K का मान कितना हो जाएगा 4, ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है यदि 2x + y = 7 एवं 3x + 2y = 12 हो तो x + y का मान क्या होगा। दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो पहले समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करना होगा। हल करने के बाद जो x y का मान आएगा उसको यहाँ पर लिख देने से आपका आंसर आ जाएगा। x और y के मान को जोड़ देना है। कोई नहीं, हम आपको बता देते हैं। यदि आप इसको हल करेंगे तो x का मान आएगा कितना, x का मान आएगा 2, x का मान कितना आएगा 2 और y का मान आएगा 3। फिर इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3 2 5 हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आप इन्हें एक बार हल कर लीजिएगा प्रतिस्थापन या विलोपन विधि से। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है यदि समीकरण 3x - 2y - 1 = 0 का हल x = 1 y = k हो तो k का मान क्या होगा। यहाँ पे भी वही करना है आपको, समीकरण 1 को जो है ना इसे हल करना है। दोस्तों समीकरण यहाँ पे एक ही दिया है, कोई नहीं, आपको यहाँ पे x का मान दिया है। ठीक है, x का मान समीकरण में रख देंगे तो k का मान अर्थात y का मान निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे है 3x है ना, तो गुना देंगे, x का मान यहाँ देखिए दिया हुआ 1 तो यहाँ लिखेंगे 1 - 2 और बोला है y का मान k तो यहाँ पे लिखेंगे k और -1 अब बराबर क्या है 0 है। अब इसे सोल्व करना है, ये 3 × 1 3 हो जाएगा, माइनस ये 2k हो जाएगा और बराबर में ये 1 को इधर भेज देंगे तो प्लस में हो जाएगा। ये जो 3 है उस पार में जाएगा। ठीक है, ये 3 कहाँ जाएगा, तो उस पार में जाएगा। तो ये किस में है, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, यानी 1 - 3 हो जाएगा। ये 3 अब उधर चल गया है। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस में कितना 2 और -2 से ये -2 कट जाएगा, यानी इसका आंसर 1 आएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आप समझ गए होंगे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है यदि समीकरण 2x + 3y = 13 में x का मान 2 है तो y का मान क्या होगा। सेम प्रश्न है, x का मान 2 दिया हुआ है। दोस्तों यहाँ लिखेंगे 2 गुना x का मान कितना है 2 तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और प्लस 3y बराबर क्या है 13 तो यहाँ 13 लिख देंगे। अब इसे हल करेंगे, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और प्लस 3y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 13। अब देखिए 4 इस पार में आएगा तो माइनस होगा, घट जाएगा। 13 में से 4 गया कितना होगा बताइए, 13 में से 4 गया कितना होगा तो 9 और 9 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 3y बराबर हो जाएगा 9 और ये 3 से कटेगा 9 3 बार में, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी 3 सही होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है यदि समीकरण 5x - 3y = 2 में x का मान 1 हो तो y का मान क्या होगा। बस x की जगह 1 को रख देना है, y का मान निकल जाएगा। अभी हम आपको बताएं बना करके, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को।
नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है समीकरण निकाय, ये आपको एक समीकरण दिया है और ये दिया है, बोल रहा है कोई हल नहीं होगा। यदि कोई हल नहीं होगा तो ऑप्शन डी सही होगा। अभी हम आपको ऊपर बेसिक में समझाए थे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है यदि समीकरण निकाय, आपको ये एक समीकरण दिया है और एक यहाँ पे दिया है, इस तरह होगा। तो बोल रहा है आलेख एक दूसरे को एक निश्चित बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तो समीकरण निकाय के हल होंगे। प्रतिच्छेद करे यानी रेखा क्या करे, प्रतिच्छेद करे एक बिंदु पर। तो प्रतिच्छेद कब करते हैं बताइए, उसका एक हल होगा। प्रतिच्छेद करता है एक बिंदु पर तो दोस्तों उसका क्या होगा, एक और केवल एक हल होगा। ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यदि समीकरण निकाय, ये आपका दिया हुआ है तथा ये दिया हुआ है, आगे बोल रहा है मेन पॉइंट पढ़िए, समांतर हो। समांतर होगा तो क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। ये देखिए ये रेखा समांतर है, ये किसी भी बिंदु पे कट नहीं कर रहा है तो कोई हल नहीं होगा। ऑप्शन ए सही होगा, कोई हल नहीं होगा। एक बिंदु पे कट करेगा तो एक हल, एक बिंदु पर भी कट नहीं करेगा तो कोई हल नहीं, अनेक बिंदु पर कट करेगा तो अनेक हल। आगे बोल रहा है यदि युगपत समीकरण निकाय, ये आपको दिया हुआ है और यहाँ पे ये आपको दो समीकरण दिया हुआ है कि आलेख समपाती हो। तो आलेख क्या हो, समपाती हो तो निकाय का क्या होगा। देखिए समपाती होता है, समपाती रेखा किसको बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। 3 प्रश्न यहाँ से बनता है। जब बात करें प्रतिच्छेदी का तो दोस्तों ये हो गया प्रतिच्छेदी का उदाहरण। एक बिंदु पे प्रतिच्छेद किया तो इसका एक हल होगा। ये रहा समांतर, समांतर रेखा। समांतर रेखा कभी भी आपस में एक दूसरे को कट नहीं करता है तो समांतर होने पर कोई हल नहीं होगा। अब संपाती क्या होता है, ये रहा रेखा, रेखा के ऊपर ये रहा रेखा, इसको बोलते हैं संपाती, रेखा के ऊपर रेखा। तो दोस्तों ये कितना बिंदु पर कट किया होगा, तो अनंत बिंदु पर कट किया होगा। तो दोस्तों संपाती अगर बोले तो इसका क्या होगा, अनगिनत हल होगा, अर्थात अनेक हल होगा। इन तीनों पॉइंट को याद रखिए, ये तीनों प्रश्न अभी आपको बताएं इन तीनों पॉइंट से। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है के किस मान के लिए समीकरण निकाय 3x + 4y = 5 तथा 6x + ky = 10 का अनगिनत हल होगा। अनेक हल होने के लिए क्या होता है, तीनों पद को बराबर होना पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ समीकरण 1 जो ऊपर में लिखा है उसको समीकरण 1 लिखेंगे। समीकरण 1 से लेंगे a1 का मान यानी 3 हो गया, बटे समीकरण 2 से लेंगे a2 का मान तो दोस्तों यहाँ हो गया 6, बराबर करना है। आगे यहाँ से b1 का मान लेना है तो दोस्तों ये 4 हो गया। दूसरा समीकरण से b2 का मान लेंगे तो b2 का मान हो गया k। अब इसको त्रियक गुना कर दीजिए, इधर से गुना करेंगे 3k हो जाएगा, 3k होगा, और इधर से करेंगे तो ये 6 चौके 24 हो जाएगा, यानी 3 के बराबर 24 हो गया। ये 3 से 24 कटेगा 8 बार में, तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 8। अनगिनत हल होने के लिए तीनों बराबर होता है ना, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, ये तीनों होता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, p के किस मान के लिए समीकरण निकाय x + 2y = 1 तथा 5x + ky = -7 का कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा तो आपको क्या करना है, बस उसी पे बैठा करके आपको आंसर निकाल लेना है। देखिए यहाँ पे a1 का मान यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, 1 बटे a2 का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो 1/5 बराबर b2 का मान कितना है, सॉरी पहले b1 का मान 2 हो जाएगा। अब b2 का मान कितना होगा तो यहाँ पे k हो जाएगा, यहीं से आपका मान निकल जाएगा। ठीक है, यहीं से निकल जाएगा। देखिए k गुना 1 क्या होगा, k बराबर इधर 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यदि रेखिक समीकरण 3x + 2y = 4 में y का मान -1 हो तो x का मान क्या होगा। कुछ नहीं करना आपको, ये जो -1 है ना y का मान, इसको y की जगह रख देंगे तो आपका x का मान निकल जाएगा, कितना 2 निकल जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है यदि रेखिक समीकरण x + 2y = 10 में x का मान -2 हो तो y का मान क्या होगा। इस बार क्या करना है, जो x का मान -2 है इस -2 को x की जगह रख देंगे। क्या है, कुछ है, इसको रखिए, -2 को x की जगह रखिए तो यहाँ हो जाएगा -2, उसके बाद +2y बराबर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब इस -2 को इधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा तो +12 हो जाएगा, और फिर 12 यानी ये हो जाएगा 2y बराबर क्या हो जाएगा 12, और ये 2 से 12 कटेगा 6 बार में, तो आंसर क्या हो जाएगा 6, ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी में दिया हुआ है 6, ये आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट है यदि 2x + y = 7 एवं 3x +
2y बराबर 12 हो तो x प्लस वाई का मान क्या होगा। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको समीकरण 1 और 2 को हल करना है, x y का मान निकालना है, जो मान आएगा। अभी हम आपको शायद ये सवाल पीछे करवाए थे, ठीक है, 3 और 2 आया था, जो 3 और 2 कितना हुआ था 5, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है युग्मपथ समीकरण रेखिक समीकरण 5x प्लस वाई बराबर 7 एवं 3x माइनस 4y बराबर 18 के कितने हल होंगे। दोस्तों आपको बताना है कि इसके कितने हल होंगे, तो इसको कैसे पता करेंगे, तो दोस्तों a1 बटा a2 में बैठाकर। तो दोस्तों a1 का मान कितना है 5, तो ये हो जाएगा 5 बटा a2 का मान कितना है तो 3, तो ये हो गया 3 बराबर देना है b1 का मान यहाँ पे क्या है तो कुछ नहीं तो 1 है, बट b2 का मान यहाँ कितना है -4 है। तो दोस्तों यहीं पे देखिए क्या दोनों आपस में बराबर है, ये बराबर नहीं है। तो दोस्तों इसका केवल एक हल होगा, ऑप्शन ए होगा सही, केवल एक हल यानी प्रतिच्छेदी रेखा होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है समीकरण x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 6 का हल होगा, यानी आपको क्या करना है x और y का मान निकालना है। दोस्तों इसमें क्या करना है, ऑप्शन से उठा के यदि हम रखेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर x का मान रखा जाए 8 और y का मान 2, तो 8 2 कितना होगा 8 2 जोड़ने पर 10 हो गया, और उसके बाद 8 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी ही सही हो रहा है x y का मान में, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है समीकरण निकाय 2x प्लस 3y बराबर 7, उसके बाद है 6x प्लस 5y बराबर 11 के, ठीक है, कितने हल होंगे। तो दोस्तों इसको वही तुलना करना है a1 बटे a2 b1 बटे b2 पे बैठाकर। तो इसका सही जवाब होगा वो प्रतिच्छेदी होगा, यानी एक और अद्वितीय हल होगा, इसका ऑप्शन बी सही होगा। साइड में आपको आंसर भी दिख रहा होगा, कुछ प्रश्न को आप भी बनाइए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। समीकरण निकाय kx प्लस 3y बराबर -3 और 12x प्लस के बराबर क्या है -k के अनंत यानी अनेक हल होंगे यदि k का मान होगा। अनंत हल कब होता है, जब तीनों क्या हो बराबर हो। तो दोस्तों इसको हल करने का क्या तरीका है, आप यहाँ से लीजिए a1 का मान लेंगे, तो दोस्तों a1 का मान हो गया k बटा a2 का मान लेंगे, तो समीकरण 2 में देखिए a2 का मान कितना है 12, ये हो गया 12 बराबर यहाँ से b1 का मान लेना है 3 और यहाँ से b2 का मान लेना है कितना k हो गया, ठीक है। तो दोस्तों अब गुना करेंगे 3 इधर k गुना k करेंगे, k स्क्वायर होगा 12 तिया कितना होगा 36 होगा, ठीक है, यानी ये हो जाएगा k स्क्वायर बराबर कितना होगा 36 और k का मान निकालेंगे, ये स्क्वायर इस पार में आएगा तो रूट में हो जाएगा, यानी k का मान 6 होना चाहिए, ऑप्शन डी सही हो गया। चलिए नेक्स्ट और आज का लास्ट प्रश्न को देखिए क्या कह रहा है। बोल रहा है बिंदु 2,5 पड़ता है रेखा, यानी इसमें से कौन सा ऐसा समीकरण है जिसका हल जो है ना ये 2 और 5 आने वाला है। दोस्तों जो बिंदु होता है ना वो पहले होता है x फिर होता है y, भुज और कोटि आप पढ़े होंगे, ठीक है, पहले x बाद में y होता है, यानी भुज और कोटि होता है। बस आपको देखना है x और y इन समीकरण में से किसका हल होगा। तो दोस्तों यदि हम x का मान c में देखिए, अगर x का मान 2 रखे तो 2 दूनी कितना होगा 4 हो जाएगा, और यहाँ पे y का मान रखे कितना 5, तो 5 तिया 15 हो जाएगा, माइनस में 15, यहाँ होगा 4 और माइनस में 15, 4 में से 15 गया -11 सेट हो रहा है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।